ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर तक आयोजित कराने की अनुमति दी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के 2 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत अनाज और राशि देने का फैसला किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी, संक्रमितों का आंकड़ा 12,000 के पार। और चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना मरीजों और बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट का प्रयोग करने की अनुमति दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए। ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं से संबंधित अपने पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। सुरक्षा, विद्यार्थियों की प्रगति और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने तय किया है कि इंटरमीडिएट अंतिम सत्र के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पूर्व के दिशा निर्देशों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। यूजीसी ने यह भी तय किया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा सितंबर में होगी, जो कि पहले जुलाई में होनी थी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन और विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लगभग 2 करोड़ छात्र छात्राओं को मिड डे मील के बदले राशि और अनाज देने का फैसला किया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक कुमार रामानुज ने बताया कि मई, जून और जुलाई महीने के लिए 1ली से 5वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को 8 किलो अनाज और 358 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 6ठी से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को 12 किलो खाद्यान्न और 536 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेजा है। मिड डे अनाज विद्यार्थी के संरक्षक को दिया जाएगा, जबकि राशि उनके खातों में भेजी जाएगी। प्रदेश के 29 जिलों में 276 नए व्यक्तियों में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,140 हो गई है। कल सबसे अधिक पटना में 55 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस वैश्विक महामारी से प्रदेश में मृतकों की संख्या 97 हो गई है। अब तक 9,014 कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 74.25% हो गई है। इस बीच विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद विधान परिषद कार्यालय को संक्रमण मुक्त करने के लिए 10 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। इधर जदयू के नवनिर्वाचित एमएलसी गुलाम गौस और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में मास्क नहीं पहनने वाले 1,139 लोगों से लगभग 57,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सदर थाने को सील कर दिया गया है और इसे दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। एसएसपी ने जिले के सभी थाना कर्मियों की कोरोना जांच के आदेश दिए हैं। इधर जिले के जुड़न छपरा इलाके में 20 से अधिक चिकित्सक और अन्य लोगों के संक्रमित होने के बाद इस क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है। अनलॉक 2 के दौरान भीड़ जमा होने से रोकने की जिम्मेवारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि भीड़ जमा नहीं हो, इसकी निगरानी के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायु के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हवा में मौजूद कणों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार के बारे में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के शोध के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन में संक्रमण से बचाव और नियंत्रण संबंधी तकनीकी टीम की ओर से ये बयान आया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे ने लोगों से पूरी सुरक्षा बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हवा के जरिए फैलने वाला संक्रमण भी वायु में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता।
श्री मांडे ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से ही कोविड संक्रमण के संपर्क में आने की आशंका महत्वपूर्ण रूप से कम की जा सकती है। हम लोग जो प्रिकॉशन ले रहे हैं उसे नियमित रूप से उसका पालन करें, ये काफी होगा। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा ना हो वहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बंद जगहों पे भी ये आवश्यक है कि इसी तरह से अगर वेंटिलेट कर रखे और फैंस वगैरह लगाए तो फिर संभावना बहुत कम हो जाती है कोविड होने की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। ताजा कड़ी में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने सुरक्षित दूरी अपनाने पर जोर दिया। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं सिर्फ 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के बहुत कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। देश में कोविड-19 महामारी के बाद से अब तक 1 करोड़ नमूनों की जांच की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। पहले प्रतिदिन 100 से भी कम नमूनों की जांच की जा रही थी। कुछ ही महीनों में इसमें कई गुना वृद्धि हुई। यह सब अनुसंधान संस्थान, मेडिकल कॉलेज, जांच प्रयोगशालाओं, मंत्रालयों, एयरलाइंस और डाक सेवाओं सहित विभिन्न पक्षों की समर्पित टीम के प्रयासों से ही संभव हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3,46,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट की रणनीति अपनाई है ताकि महामारी का जल्द से जल्द पता लगाकर रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। सरकार ने कोविड-19 परीक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों को विकसित करने के लिए स्वदेशी निर्माणकर्ताओं को बढ़ावा दिया। इस साल जनवरी में भारत में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस की जांच के लिए केवल एक परीक्षण प्रयोगशाला थी। आज देश भर में 1100 से अधिक सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। आईसीएमआर कोविड-19 परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाओं, आरटी-पीसीआर किट, ट्रूनेट टेस्ट, सीबीनेट टेस्ट को मंजूरी देकर अपनी सुविधाओं में निरंतर वृद्धि कर रहा है। आईसीएमआर ने आरटी-पीसीआर परीक्षण के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के उपयोग की भी सिफारिश की है। इसके अलावा भारत उच्च गुणवत्ता, कम लागत वाले परीक्षण स्वैब का भी उत्पादन कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड समय में लाखों स्वैब का उत्पादन हुआ है, वो भी आयातित स्वैब की तुलना में बेहद किफायती दामों पर। हालांकि इन कदमों के बावजूद भारत जैसे बड़े देश में परीक्षण तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसे निपटने के लिए आईसीएमआर ने देश के विभिन्न हिस्सों में परीक्षण की पहुंच और उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त परीक्षण विधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,19,665 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 4,39,948 रोगी ठीक हो चुके हैं। मृतकों की कुल संख्या 20,160 हो गई है। आयकर विभाग ने कोरोना महामारी के कारण आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले ये समय सीमा 30 जून 2020 तक निर्धारित थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में कोरोना मरीज पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविधा 65 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगजनों को भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 59 के तहत यह प्रावधान किया है।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार में भारी बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण पूर्व और मध्य बिहार के कई हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व झारखंड और दक्षिण बिहार के ऊपर चक्रवाती विक्षोभ के साथ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण लगातार बारिश होने की संभावना है। नेपाल में नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। बागमती, कमला बलान और महानंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी ये खतरे के निशान से नीचे है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बागमती रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कमला बलान नदी मधुबनी में खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर और महानंदा नदी पूर्णिया में खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने आकाशीय बिजली से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि बिजली से लोगों की जान जाने की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। देश के कई भागों में बिजली गिरने से लोगों की जान जाने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एनडीएमए के सदस्य कृष्ण वत्स ने बिजली गिरने के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। बहुत लोग वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं और उससे खतरा बढ़ जाता है। जब वृक्ष के आसपास वज्रपात होने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। बस लेट जाना जमीन पर और नहीं तो दूसरी कहीं अगल बगल में किसी इमारत में संरक्षण लेना, ये मुख्य उपाय है। खुले मैदान में थोड़ा उससे बचना चाहिए। अगर कहीं ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आकाश में दिख रहा है कि यहाँ वज्रपात होने की संभावना है। दरभंगा हवाई अड्डा आगामी दिसंबर से यात्री विमानों की उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के बाद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि श्री पुरी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। पटना उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सिर्फ 2 वर्षीय डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र में शराब पीकर हंगामा कर रहे मधेपुरा जिला परिवहन कार्यालय के प्रधान लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने गलवान घाटी से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, चीन ने गलवान से पांव पीछे हटाए। दैनिक जागरण ने नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, शिक्षकों की नई नियमावली अगस्त से हो सकती है लागू। दैनिक भास्कर ने देवघर में 75,000 से अधिक भक्तों के ऑनलाइन दर्शन से जुड़ी खबर को अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। प्रभात खबर लिखता है, जस्टिस विनोद बने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर तक आयोजित कराने की अनुमति दी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के 2 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत अनाज और राशि देने का फैसला किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी, संक्रमितों का आंकड़ा 12,000 के पार। और चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना मरीजों और बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट का प्रयोग करने की अनुमति दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।